हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला की 3 पंजाबी बहू प्रीतो, सिमरन और निम्मो के आने के बाद सरला अपने 2 बेटों की शादी गुजराती लड़की जिग्ना और हीनल से करवाती है। सरला के घर में 2 अलग अलग कल्चर की बहुएं थी, जिसकी वजह से उनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उन पांचों के बीच में पिसती थी तो सिर्फ सरला। ऐसे ही एक दिन की बात है, दोनों गुजराती बहू आपस में बात कर रही थी। आज तो इस रसोई पे हमारा राज है, नहीं हमारा जो भी मन करेगा ना वही बनाकर खाएंगे और बाकी घर वालों को भी वही खिलाएंगे। हाँ जिग्ना बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उन पंजाबनों का मक्खन वाला खाना तो मेरे गले से नीचे जाता ही नहीं था। ना जाने वो कैसे खा लेती है। हाँ बिल्कुल सही, इतना मसाला, इतना घी, मक्खन, ना बाबा ना, मुझसे तो इतना हेवी खाना खाया ही नहीं जाएगा। आज तो घर में ढोकला, थेपला और गुजराती दाल ही बनाएंगे। जिग्ना और हीनल की ये बातें रसोई से बाहर खड़े होकर सिमरन, निम्मो और प्रीतो सुन लेती हैं और रसोई में आकर प्रीतो बोलती है, सिम्मो और निम्मो, देख ले कल की आई बहू हम तीनों के बारे में कैसे बुराई कर रही है। वही तो, कैसे बोल रही है कि हैवी खाना। अगर हैवी खाना खाया होता तो ऐसे हवा में हिल ना रही होती। अब तो ज्यादा हो गया निम्मो, खुद तो छिपकली की तरह दिख रही हो और हमें पतली कह रही हो। फिटे मुंह, देखो दोनों को कैसे छिपकली बोल रही है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी जिठानी को छिपकली बोलते हुए? शर्म किस बात की? अरे जो सच है वो सच है। हीनल के इतना बोलते ही पांचों आपस में बहस करने लग जाती हैं और उन पांचों की आवाज सुनकर सरला रसोई में आ जाती है। अब क्या हो गया, तुम पांचों क्यों बहस कर रही हो? माँ जी, के आपकी पंजाबी बहुएं ने हमारा मजाक बना रही हैं और हमारे गुजराती खाने की बुराई कर रही हैं। देखो तुम दोनों को कितना झूठ बोल रही है। हमने कब बुराई करी? हाँ मम्मी जी, ये दोनों झूठ पे झूठ बोले जा रही है। चुप करो, मुझे किसी की नहीं सुननी है। शांति से अपना खाना बनाओ और हाँ, मुझे 5 मिनट में नाश्ता चाहिए, जल्दी से। और दोबारा रसोई से आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मम्मी जी। सरला पांचों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। पांचों अभी भी रसोई में थी और एक दूसरे को घूरे ही जा रही थी। कुछ देर बाद जिग्ना सरला को नाश्ता देने जाती है और पांचों अपने अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन नवरात्रि आती है। हीनल और जिग्ना दोनों ही नवरात्रि के आखिरी दिन गरबा करने के लिए सरला को मनाने जाते हैं। सासू जी, वो हम कह रहे थे ना कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है ने, तो हम घर में गरबा खेलने का प्रोग्राम रखवाना चाहते हैं। हाँ माँ जी, गरबा खेल कर हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। आप हमारे सारे पड़ोसी को गरबा खेलने बुला लेना। पर बहू, इतनी सारी तैयारियां शाम तक कैसे होगी? 2 दिन पहले बोल देती तो हम कुछ सोच भी लेते। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम शाम तक सब कुछ कर लेंगे। बस आप सभी लोगों को घाघरा चोली पहनकर आने बोलना। अच्छा चल ठीक है, बोल दूंगी। हीनल और जिग्ना दोनों गरबा के लिए सरला को बोलकर वहां से जाने लगती है कि तभी प्रीतो और सिमरन आ जाती है और प्रीतो कहती है, देख ले सिमो, तू सिमो नींबू नो भी गरबा करना पावेगा। ना मैनू कहाँ गरबा आंदिया, मैनू तो भांगड़ा आंदी। उसका प्रोग्राम हो तो दसो। तुम लोगों को कौन बुला रहा है? तुम लोग अपना अलग जाकर भांगड़ा करो, हम तो घर में गरबा करेंगे। छड्डो जी, हुंड मैनू भी तेरे गरबे में कोई शौक नहीं। अरे तो बुला कौन रहा है तुम तीनों को? दूसरों के बीच में आना तो तुम्हें अच्छा ही लगता है नहीं, इसलिए तो बोलने चली आई दोनों। और फिर एक बार बातों ही बातों में चारों के बीच बहस हो जाती है। सरला बहुत दुखी हो जाती है और चारों को चुप करवाते हुए कहती है, शांत हो जाओ तुम पांचों। जब से घर में आई हो अशांति फैला रखी है तुम सबने। हर छोटी छोटी बात पर बहस शुरू कर देती हो। प्यार से रहना नहीं आता क्या तुम पांचों को? पर माँ जी। चुप हो जाओ तुम पांचों, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जितना बोला है ना उतना करना सीख जाओ। अब घर में कोई भी गरबा नहीं होगा। अगर किसी को बुलाया तो बाहर वालों के आगे मेरी नाक कटवा दोगे तुम पांचों। अब सरला पांचों बहुओं से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सरला के पास उनकी सुनने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और पांचों बहू किसी न किसी तरह से बस एक दूसरे से बहस में ही लगी रहती हैं। ऐसे ही एक दिन जिग्ना और हीनल दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं
तभी निम्मो रसोई में आती है। आज तुम दोनों क्या बना रही हो? आज कुछ मसाला वाला बना लेना। आज थेपला और गुजराती दाल बन रही है। फिटे मुंह, ले आज ते फिर गुजराती खाना। आज भी बिना मसाले के खाना खाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, आज गुजराती खाना खा लेना, कल अपना पंजाबी खाना बना लियो। ठीक है मम्मी जी। निम्मो सरला का कहाँ मान जाती है और एक दिन गुजराती खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और सभी बैठकर गुजराती खाने का बहुत आनंद लेते हैं। अब अगले दिन बारी आती है 3 पंजाबी बहुओं की, जो अपना मसालेदार खाना बनाती हैं, जिसको खाने के बाद जिग्ना और हीनल का पेट खराब हो जाता है और दोनों पेट पकड़कर पूरे दिन बस घूमती ही रहती हैं। तभी तीनों पंजाबन बहुएं आती हैं और प्रीतो कहती है, देख लो दोनों नु कैसे पूरे घर का गेड़ा मार रही हैं। काटेगी ही, आखिर सादा खाना खाने वाली तीखा और मसालेदार खाना खाएगी तो पेट पकड़ के घूमेगी ना। ये सब तुम तीनों ने जानबूझकर किया है। नहीं, तुम तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगली बार ऐसा खाना खिलाऊंगी ना कि 1 महीने बेड से उठ नहीं पाओगी तुम तीनों। ये ले, सानू धमकी देने लग गई है। कल की आई बहू हमको धमकी दे रही है। पांचों के बीच फिर से एक बार जंग छिड़ जाती है और बहस फिर चालू हो जाती है और ये आवाज सरला तक फिर से चली जाती है। सरला अपने कमरे में सर पकड़कर बैठ जाती है और पांचों की आवाज सुनकर इस बार तो पड़ोसन विमला आ जाती है। सरला कहाँ है तू? और तेरे घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या करूं, इन पांचों ने घर को युद्ध का मैदान बना दिया है। जब देखो लड़ाई करने लग जाती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं। किस बात की लड़ाई कर रही है पांचों? कुछ नहीं, सबको अपना अपना खाना खाना है। किसी को मसालेदार खाना है तो किसी को सादा खाना। एक साथ एक रसोई में पांचों से काम ही नहीं होता है। तू मेरी बात सुन, इस बार पांचों को अलग अलग रसोई दे दे। गुजराती वाली को एक साइड दे दे और पंजाबी वाली को एक साइड दे दे। जब ज्यादा काम होगा ना, कर नहीं पाएंगी, फिर देखना कैसे मिलकर रहेंगी। अरे वाह विमला, तू तो बड़ा अच्छा आइडिया दे रही है। कहाँ से ऐसा आइडिया सोच कर लाई है? कभी किया है क्या तूने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस तेरे घर की आवाज और रोज की लड़ाई से मेरा सर फटने लगता है, इसलिए तेरे घर आकर तुझे बताना पड़ रहा है। वरना मुझे क्या दिक्कत है कि किसी के घर की लड़ाई सुलझाने में। अच्छा, वैसे इतने सालों में तूने एक अच्छा काम किया है। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। हाँ ठीक है, बस अपने घर की इन कलेश को ठीक कर, वरना तो मैं आई हूँ आज तेरे घर। कल को पूरा मोहल्ला तेरे घर आकर तुझे ज्ञान देगा। विमला इतना बोलकर वहां से चली जाती है और सरला उन पांचों के पास जाकर उनको चुप करवाती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम पांचों। घर में तुम 5 लोगों ने बहुत कलेश कर लिया। अब तुम पांचों अलग अलग रहोगी। घर के एक तरफ पंजाबन रहेंगी और एक तरफ गुजराती रहेंगी। दोनों में से कोई भी किसी का बॉर्डर पार नहीं करेगी। तुम लोगों की वजह से सब परेशान हो गए हैं। घर में शीत युद्ध करती रहती हो ना, कल से अपने पसंद का खाना खाते रहना। सरला इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब पंजाबन और गुजराती अपनी अपनी साइड रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और पांचों अपनी पसंद का खाना बनाती हैं और खाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। अब पांचों वही सेम खाना खा खाकर बोर हो जाती हैं और फिर एक दिन पांचों परेशान होकर फैसला करती हैं और सरला के पास जाती हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। दीजिए माँ जी, हमें अलग अलग नहीं रहना है। रोज रोज एक ही खाना खाकर ना हम पक गए हैं और फिर घर का काम भी तो बहुत ज्यादा होता है ने। आहो मम्मी जी, साथ में रहने हुंदी सी। कम से कम लड़ते थे लेकिन साथ में काम करते थे। आप ये बॉर्डर हटा दो। बड़ी जल्दी अकल आ गई तुम लोगों को। मैं तो तुम लोगों को सबक सिखा रही थी, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी सबक सीख गए। सरला पांचों को माफ कर देती है और घर के बॉर्डर को हटा देती है और फिर एक बार पांचों की एक ही रसोई हो जाती है और वही खुशी के दिन वापस आ जाते हैं। नमिता अपनी दोस्त सुनैना के साथ में डोसा खाने के लिए बाहर आई थी। नमिता और सुनैना दोनों डोसा खा रहे थे। तभी सुनैना कहती है, यार मेरा तो हो गया। तूने इतना साउथ इंडियन खाना खिला दिया है अब तक, मेरे तो अब मन भर गया। तू ही खाए डोसा, मैं नहीं खा रही अब तो। अभी तो एक ही डोसा खाया है और तेरा इसी में मन भर गया। एक ही डोसा है, लेकिन जब से तेरी दोस्त बनी हूँ ना, मैं बस साउथ इंडियन ही खा रही हूँ। हाँ तो इसमें मना क्यों कर रही है? इतना तो अच्छा होता है साउथ इंडियन खाना, फिर क्यों नहीं खाना तुझे?
भाई तुझे पसंद होगा साउथ इंडियन खाना, लेकिन मुझे नहीं पसंद, वो ठीक ठाक ही लगता है, इसलिए खा लेती हूँ। लेकिन तू तो रोज यही खाती है, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू ही खा अब। ठीक है मत खा, मुझे क्या, मैं तो खाऊंगी। अब मुझे यही पसंद है तो मैं यही खाऊंगी ना। ठीक है खा ले, लेकिन ये खाने के बाद कुछ चटपटा सा खाने चलेंगे, छोले भटूरे, फ्राइड राइस, कुछ ऐसा, ठीक है? मैं तेरे साथ आई हूँ, इसलिए तुझे भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। पहले डोसा तो खा लो, फिर चल लूंगी तेरे साथ भी। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि तभी एक विशाल नाम का लड़का आता है और नमिता से कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। मैंने आपको बहुत बार यहाँ आते हुए देखा है। आप साउथ इंडियन हो क्या? नहीं, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ। लेकिन मुझे ना साउथ इंडियन खाना ही बहुत पसंद है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका कभी यहाँ आना हो तो मुझसे मिलना जरूर। हाँ, अब तो बिल्कुल मिलूंगी। वो तो मुझे अकेले ना आना पड़े इसलिए अपनी दोस्त के साथ आती थी, लेकिन अब तो यहाँ के ऑनर से ही बातचीत हो गई है। अब तो आपके साथ ही साउथ इंडियन खाना खाऊंगी। जी बिल्कुल। वैसे मैं साउथ इंडियन ही हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडियन खाना ज्यादा पसंद नहीं है। अजीब हो आप तो, साउथ इंडियन हो लेकिन साउथ इंडियन खाना ही नहीं पसंद। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको आपके ही खाने को और भी ज्यादा पसंद करवा दूंगी। जी बिल्कुल, मैं तो आपके साथ दोस्ती होते ही सब पसंद करने लगूंगा। वैसे मुझे खाने में सब तरीके का खाना बनाना आता है, लेकिन साउथ इंडियन खाना तो मैं और भी लाजवाब बनाती हूँ। आप कभी मेरे हाथ का डोसा खाइएगा, बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। इसी तरह उन दोनों में बातें होती है। अब नमिता को साउथ इंडियन खाना खाना होता है तो वो विशाल के साथ उसी के रेस्टोरेंट में खाने चली जाती है। विशाल को नमिता काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उससे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था। धीरे धीरे नमिता को भी विशाल काफी पसंद आता है और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और अपने घर वालों की आपसी सहमति से दोनों कुछ ही दिनों के बाद शादी करते हैं। अब नमिता शादी करके अपने ससुराल आती है। नमिता अपनी पहली रसोई में सारा साउथ इंडियन खाना ही बनाती है और टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में वहाँ उसके साथ सुभद्रा और पति विशाल आते हैं और टेबल पर साउथ इंडियन खाना लगा देखकर सुभद्रा कहती है, अरे तुमने तो सारा साउथ इंडियन खाना ही बना दिया। मुझे तो लगा था घर में पंजाबी बहू आई है तो कुछ अलग खाने को मिलेगा, लेकिन तुमने तो रोज की तरह ही वही साउथ इंडियन खाना बना दिया। माँ जी, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और अब तो मेरी शादी भी साउथ इंडियन फैमिली में हो गई है। अब तो रोज ही साउथ इंडियन खाना बनेगा, है ना? माँ, अभी तक भी तो हमने साउथ इंडियन ही खाया ना, तो अब आप अपनी बहू के हाथ का साउथ इंडियन खाना। नमिता भी काफी अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती है। अयो, अब बहू की पहली रसोई है और बहू ने साउथ इंडियन रिचुअल के हिसाब से सारा खाना बनाया है तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। मुझे तो बहुत खुशी है। चलो साथ में साउथ इंडियन खाना खाते हैं। हाँ, और अब तो मेरी शादी एक साउथ इंडियन फैमिली में ही हो गई है। अब तो जो साउथ इंडियन फूड मुझे बनाना नहीं आता वो भी सीखने को मिल जाएगा। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आप बिल्कुल सही बोल रही हो। माँ तो सबसे अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती है और माँ ही तुम्हें सब भी सिखा देंगी। तुम बस देखती जाओ। क्यों माँ, आप अपनी बहू को साउथ इंडियन खाना बनाना सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम लोगों को इतना पसंद है साउथ इंडियन खाना तो क्यों नहीं सिखाऊंगी। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने बनाया है वो तो खा लो पहले। कुछ अलग थोड़ी बनाया है, रोज यही इडली डोसा सांभर वड़ा यही तो खाते हैं और आज तूने अपनी पहली रसोई में भी तो यही सब बनाया है ना। माँ क्या बोल रही हो आप? खाओ ना। नमिता, माँ को प्लेट में खाना दो। सुभद्रा वहाँ से खुशी खुशी सबके साथ खाना खा तो लेती है, लेकिन सुभद्रा की इच्छा थी कि उसकी बहू साउथ इंडियन खाने से कुछ हटकर खाना बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी सुभद्रा अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। नमिता आए दिन कुछ न कुछ साउथ इंडियन खाना बनाती रहती। कुछ दिनों बाद नमिता रसोई में डोसा बना रही थी, तभी सुभद्रा आती है और कहती है, कन्ना डोसा बना रही हो तुम? जी माँ जी, डोसा बना रही हूँ। आपको कुछ और खाना है तो वो भी बता दो, मैं वो भी बना दूंगी। वैसे कन्ना, मैं ये बोल रही थी कि तुम क्यों हम लोगों की वजह से अपना मसालेदार स्पाइसी खाना छोड़ रही हो। कभी कभी अपने छोले चावल कोफ्ते भी बना दिया करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, आपको किसने कहा कि मैं अपना मन मार रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे? हमें तो यही लगता है, क्योंकि जब से तुम आई हो ना ही कुछ बाहर का खाना आया है और घर में जो भी बनाती हो वो सब साउथ इंडियन ही होता है। तुम्हें हमारे लिए अपना स्वाद बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मेरा कोई स्वाद नहीं बदल रहा है, मुझे साउथ इंडियन ही खाना है। नमिता की बात सुनकर सुभद्रा भी वहाँ से चली जाती है।
नमिता कई दिनों तक लगातार साउथ इंडियन खाना ही बनाती है। सुभद्रा को रोज ही साउथ इंडियन खाना खाने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो तो कैसे भी सही लेकिन खा ही लेती। लेकिन अब धीरे धीरे नमिता का मन हटने लगा था, वो भी साउथ इंडियन खाने से। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नमिता की दोस्त सुनैना आती है और नमिता के लिए डोसा लेकर आती है और नमिता को डोसा देते हुए सुनैना कहती है, ये देख, तुझे साउथ इंडियन खाना पसंद है ना, इसलिए मैं तेरे लिए डोसा लेकर आई हूँ। अच्छा, तू आई है तो कुछ अलग ही ले आती ना। तू भी साउथ इंडियन ही क्यों लेकर आ गई? क्यों, क्या हुआ बहू? तुझे तो साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है ना, तो डोसा खा। अब मैं कैसे बताऊं, रोज सुबह शाम साउथ इंडियन खाना खाकर मैं ऊब चुकी हूँ और कुछ खाने का मन कर रहा है अब तो मेरा। हाँ, क्या हुआ? तुझे तो पसंद है ना साउथ इंडियन, तभी तो मैं लाई हूँ। कुछ नहीं हुआ, तू इतने प्यार से लाई है तो क्यों नहीं खाऊंगी। रुक, मैं सबके लिए निकाल कर लाती हूँ। बहू, मेरे लिए तो रहने ही दियो, मेरा मन नहीं है, तू ही खा अपने दोस्त के साथ। हाँ हाँ, मेरे लिए भी रहने ही दे, ये मैं खास तेरे लिए लाई हूँ, इसलिए तू ही खा। नमिता सबके सामने तो डोसा खाने से मना नहीं कर पाती, लेकिन उसको अब डोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और नमिता को अपने बोल पर ही रहना पड़ता है और उसे साउथ इंडियन खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसने सबको कहा था उसे ये खाना बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन नमिता का बिल्कुल भी साउथ इंडियन खाने का मन नहीं था, तो वो शाम के खाने में छोले चावल, कढ़ी राजमा और नान ये सब बनाते हैं। और टेबल पर ये सब खाना देखकर विशाल और सुभद्रा हैरानी के साथ नमिता से कहते हैं, बहू, आज ये सब खाना क्यों बनाया है? अपनी पसंद का बनाती ना साउथ इंडियन खाना। माँ जी, शादी से पहले साउथ इंडियन खाना तो मैं रोज ही खाती थी, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी खाती थी, इसलिए मुझे साउथ इंडियन खाना ही पसंद था। लेकिन अब क्या? अब तुम्हारा स्वाद बदल गया है क्या? हाँ, मुझे अब साउथ इंडियन खाने के साथ साथ ये सब खाना खाने का मन करता है। हमें पता ही था, हम तो शुरू से ही साउथ इंडियन खाना खाते आ रहे हैं, इसलिए हमें तो आदत है। लेकिन बहू को अब रोज सुबह शाम साउथ इंडियन खाना खाने को मिला तो उसका मन भर गया। हाँ माँ जी, अब सही बोल रही हो। मैं इसलिए ही बोल रही थी क्योंकि कभी कभी स्वाद बदलते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया तो आज से ही स्वाद बदलते हैं। नमिता को अब साउथ इंडियन खाने के सिवा और भी खाना खाने का मन करने लगता है, क्योंकि इतने समय से वो साउथ इंडियन ही खा रही थी। इसीलिए अब वो अपने ससुराल में हर तरह का खाना बनाने लगती है। छाया अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश कर अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद छाया की सास सुमित्रा छाया के कमरे में आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तू यहाँ नई आई है, इसलिए मैं तुझे यहाँ के कुछ रूल्स बता देती हूँ ताकि तू मेरे नियम को तोड़ ना सके। जी मम्मी जी। इस घर में मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सुनता है, तो तू उसको अपने काबू में मत ही करियो, समझी? बाकी यहाँ रहेगी तो आगे की चीजें खुद ब खुद समझ जाएगी तू। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब छाया का पति नील वहाँ आता है तो नील को देख छाया नील से बोलती है, नील, अभी मम्मी जी आई थी और बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। अच्छा, क्या बोल रही थी? मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो कह रही थी कि मेरे बेटे पर काबू मत रखियो, यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है एंड ऑल। छाया, मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और वो सब अपनी ही चलाती है, उनके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन क्यों? ये रूल्स क्यों बनाए हैं मम्मी जी ने? ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों आपस में बात करके सो जाते हैं। अगली सुबह नील टेबल पर बैठकर सभी के साथ खाना खा रहा था। तभी सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, बेटा नील, इस महीने की तेरी सैलरी नहीं आई, क्यों? माँ, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई, बाकी जैसे ही आती है मैं वैसे ही आपको देता हूँ। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर नील अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा अपनी बहू छाया को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ बहू, आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा बाजार से सामान तो ले आ। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या लाना है। सुमित्रा अपनी बहू को घर के सामानों की लिस्ट और पैसे देती है। ये देखकर छाया बोलती है, मम्मी जी, आपने मुझे 400 रुपए दिए हैं, क्या इतने में सामान आ जाएगा? हाँ बहू, सामान आ जाएगा और सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि इसमें 100 रुपये भी बचेंगे। अपनी सास का ये हिसाब देख छाया को बड़ी हैरानी होती है।
और वो असमंजस में पड़ जाती है। ये देख सुमित्रा अपनी बहू छाया से बोलती है, क्या हुआ बहू, तू यही सोच रही है ना कि इतना पक्का हिसाब मुझे कैसे पता? बहू, मैं तुझे बता दूं, पिछले 20 सालों से घर का सामान मैं ही ला रही हूँ, इसलिए तू ज्यादा सोच मत। जी मम्मी जी, मैं चलती हूँ। छाया अब मार्केट जाती है, जहाँ वो सामान ले लेती है और सुमित्रा के कहे अनुसार 100 रुपए भी बच जाते हैं। ये देख छाया खुद से बोलती है, अरे वाह, मेरी सास का तो सच में बहुत तगड़ा हिसाब है। वैसे 100 रुपए बच गए हैं। मेरी लिपस्टिक खत्म हो रही है, क्यों ना थोड़े पैसे मिलाकर एक अच्छी सी लिपस्टिक खरीद लूं। खरीद ही लेती हूँ। 100 रुपए की बात तो है, क्या ही जाता है। मैं मम्मी जी को समझा दूंगी कि इसमें बाकी पैसे मेरे हैं, उनके तो बस 100 रुपए ही है। इस बात से अनजान कि एक लिपस्टिक से उसके घर में कितना तहलका मचने वाला है, छाया लिपस्टिक खरीद लेती है और घर जाकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आपका हिसाब तो सच में काफी अच्छा था। सच में 100 रुपए बच गए। लेकिन क्या बहू? वो मम्मी जी, मैंने उस 100 रुपए से एक लिपस्टिक खरीद ली। छाया के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब वो गुस्से में तिल मिलाती हुई अपनी बहू के ऊपर भड़कती हुई बोलती है, लिपस्टिक खरीद ली तूने? हाय राम, ये तूने क्या किया? अरे करमजली, लिपस्टिक लगाकर तुझे किसे दिखाना था? पूरे 100 रुपए खराब कर दिया तूने। मम्मी जी, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? बस 100 रुपए की ही तो बात है। बस 100 रुपये? तू जानती भी है ये 100 रुपये कितने होते हैं? तू तो कमाती नहीं है, जो कमाता है उससे पूछ कि 100 रुपये कितने होते हैं। तुझे तो सब कुछ मिल रहा है मेरे बेटे से, पूछ कि वो कितनी मेहनत करता है इस घर के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं। क्यों होगी? तुझे तो अपनी लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी ना। छाया को सुमित्रा बस 100 रुपए के चलते बहुत ही उल्टा सीधा सुनाती है और अपनी सास की बातें सुनकर छाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेचारी छाया करती भी क्या, उसको अपनी सास की सुननी पड़ती है। शाम को जब नील घर आता है तो वो अपनी सैलरी अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए बोलता है, माँ ये सैलरी इस महीने लेट मिली है लेकिन पूरी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। एक तो तू है जो इस घर को चलाने के लिए न जाने कितनी ही मेहनत करता है, और एक तेरी पत्नी जो कि फालतू के पैसे उड़ाती फिरती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी भड़की हुई क्यों हैं? उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा अपने बेटे को सारी बात बता देती है। ये सुनकर नील अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि छाया रो रही है। उसको रोता देख नील उसके पास जाता है और उसको गले लगाकर उससे बोलता है, बस करो छाया, माँ की बात को इतना क्या दिल पे लगाना। माँ है, बोल देती है। मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें तो समझा ही सकता हूँ ना। हाँ नील, लेकिन मम्मी ने बस 100 रुपए के पीछे, अगर उनको कुछ चाहिए होता है तब तो वो ये नहीं देखती है कि उनका बेटा कितनी मेहनत करता है। अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मम्मी जी ऐसा बोलती है। नील छाया को काफी समझाता है और उसको शांत करवा देता है और एक दिन सभी साथ में बैठे होते हैं। तब सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, बेटा नील, मैं सोच रही थी कि अपने पास भी एक कार हो। क्यों, तू क्या कहता है? जैसा आपको ठीक लगे माँ। पर मम्मी जी, कार के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है और नील की इतनी सैलरी भी नहीं है कि वो अपनी सैलरी से कार खरीद सके। मुझे लगता है कि हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए। बहू, मैंने तुझसे तेरी सलाह नहीं मांगी, इसलिए तू अपना ज्ञान और अपनी सलाह अपने पास ही रख। नील बेटा, मैं सोच रही थी कि इस महीने हम कार खरीद लेते हैं। अपनी माँ की बातों में ही नील हाँ में हाँ मिलाता है। ये देख छाया को बहुत गुस्सा आता है और वो नील से अकेले में बोलती है, नील, आप पागल हो गए हैं क्या? कहाँ से लाएंगे कार के लिए पैसे? हाथ में पैसा है नहीं, अपनी माँ को ही हाँ कर दिया। छाया, ये माँ की इच्छा है और माँ की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। अब क्या था, नील अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपने ऑफिस में ओवरटाइम करना शुरू कर देता है और ओवरटाइम करने की वजह से नील ना तो ठीक से कुछ खा पी रहा था, ना ही खुद पर ध्यान दे पा रहा था। ये देख छाया को काफी दुख होता है और छाया अपने पति को समझाती भी है, लेकिन नील उसकी बात नहीं मानता और इसका नतीजा ये निकलता है कि नील बीमार पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो ओवरटाइम करता रहता है। अपने घर की ऐसी कंडीशन देख छाया खुद से बोलती है, घर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो रहे हैं। मुझे इस घर को संभालना होगा।
नहीं तो इस तरह मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया, मैं दीदी को फोन करती हूँ, अब वही मम्मी जी को समझा सकती हैं। इतना बोलकर छाया अपनी ननद काव्या को फोन करती है और अपनी नंद को सारी बातें बता देती है। ये सुनकर काव्या अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आज शाम को मैं आ रही हूँ और मम्मी को मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। दीदी, मम्मी जी को मत बोलना कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, वरना। भाभी मैं हूँ ना। शाम को अब काव्या अपने घर रोते हुए आती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देख सुमित्रा और नील काफी परेशान हो जाते हैं। काव्या बेटा, तू यूं इस तरह क्यों रो रही है? और बिन बताई तू यहाँ कैसे? मम्मी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, ये कहकर कि जब तक कार लेकर नहीं आऊंगी तब तक वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। काव्या अपनी माँ को बता ही रही थी, तभी वहाँ पर काव्या का पति कार्तिक आ जाता है। उसको देख सुमित्रा उससे बोलती है, दामाद जी, ये क्या बोल रही है मेरी बेटी? हाँ मम्मी जी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है, माँ ने ऐसे ही किया इसके साथ। तो दामाद जी, आप किस लिए हैं? आप दिला दो ना अपनी माँ को कार। मम्मी जी, काव्या मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैंने अपनी माँ के शौक पूरे किए ना तो मैं अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे में मेरा घर खराब हो जाएगा। माँ को ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी, और जब आएगी ना तो वो हमें बुला लेगी। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने घर में ऐसा ही कर रही है। कहीं नील भी उसको छोड़कर ना चला जाए। बस इसीलिए अब सुमित्रा फैसला लेती है कि वो अपने घर में अब से आतंक नहीं फैलाएगी, और अब वो खुद से बोलती है, कार्तिक दामाद ने सही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी तो अपने घर में यही कर रही हूँ। दामाद जी, जाने अनजाने में आपने मेरी आंखें खोल दी। कहीं ना कहीं मैं अपने घर में अपना आतंक फैला रही थी, इसलिए अब मैं कभी अपने बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं बनाऊंगी। माँ, बस मुझे आपके मुँह से यही सुनना था। आपने अपना आतंक इतना फैला रखा था कि भाभी के साथ साथ भैया भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अब समझ गई, बहुत है। और हाँ, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मुझे मेरे मायके के हालात के बारे में पता चला तो मैंने और कार्तिक ने ये प्लान बनाया था। इतना बोलकर काव्या और कार्तिक वहाँ से चले जाते हैं। अब सुमित्रा अपने घर में अपना आतंक नहीं फैलाती है। इस तरह उसका परिवार खुशी से रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।